नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड बुलेटिन। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर नानक सागर तट पर 3 दिवसीय एडवेंचर इको स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ये उत्सव 9 से 11 नवंबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न साहसिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत ऑफ रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होकर प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने प्रतिभागियों से संवाद करते हुए कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और भौगोलिक विविधता साहसिक पर्यटन और खेलों के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है। उन्होंने आयोजकों और प्रतिभागियों की उत्साहवर्धक भागीदारी की सराहना की। नानक मत्ता से मनोज हालदार की रिपोर्ट। सर्वप्रथम यहाँ पे आज उत्तराखंड राज्य ने 25 साल पूरे कर लिए। सभी प्रदेशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरा अपना समय यहाँ पे दिया गया है, जिसके लिए उत्तराखंड पूरा ऋणी है। उन्होंने एक रोड मैप भी दिया है। उन्होंने कहा स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ाना है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों को पूरे इस 12 साल इस टूरिज्म को हमको बढ़ावा देना है और अन्य उन्होंने हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की भी बात करी है। तो कहीं ना कहीं ये विजन और रोड मैप उसमें तैयार करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा आज हम लोगों ने यहाँ पे नानक सागर में भी अपना जिले स्तरीय एडवेंचर टूरिज्म प्रतियोगिता का आयोजन कराया है। एमटीबी साइकिलिंग, इसमें कायाकिंग और हॉट एयर बलूनिंग का भी आयोजन किया जा रहा है। तो इसके माध्यम से भी कई लोकल लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा और जनपद के भी बच्चों को एक सराहनीय प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसके माध्यम से वो अपने टैलेंट को दिखा पाएंगे। उत्तराखंड की रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून आगमन को लेकर विरोध प्रशंसा दोनों ही प्रतिक्रियाएं सामने आई। प्रधानमंत्री ने राज्य में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और विकास योजनाओं की घोषणा की। हालांकि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हर की पौड़ी में गंगा पूजन के अवसर पर कहा कि विपक्ष इस घोषणा को आसानी से हजम नहीं कर पा रहा। उन्होंने मोदी से उम्मीद जताई थी कि औद्योगिक क्षेत्रों के टैक्स, राजधानी विकास, पलायन और बेरोजगारी पर कुछ बड़ा कहा जाएगा। हरीश रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केवल यूसीसी की ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि उन्हें अपेक्षा थी कि विकास और रोजगार को लेकर ठोस दिशा दिखाई जाएगी। उनके अनुसार हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणाएं पर्याप्त नहीं है और जनता को रोजगार व सामाजिक लाभ भी दिखाना चाहिए। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। उस हजारों करोड़ में क्या है? जमरानी तो जो है, जिस समय मैं जल संसाधन मंत्री था, उस समय हमने उसको नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृत किया था, उसको और सौंप। उनमें उनका किसी का क्या है? सरकारें तो बदली है ना। प्रोजेक्ट तो जिस समय शुरू हुआ वो उस समय से माना जाएगा। ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो पिछली सरकारों के वक्त की है और इसलिए आगे के लिए मुझे बड़ी निराशा हुई। मोदी जी ने बातें तो बड़ी बड़ी कही, उन्होंने भावनात्मक बातें भी बहुत सारी। उन्होंने हमारी गंगा की बात भी कही, हमारे हिमालय की बात भी कही, उन्होंने भट्ट की चुफानी की बात भी कही, उन्होंने हर्बल की बात भी कही, उन्होंने सारी बातें कही। लेकिन मुझे लगा कि वो ब्रांडिंग केवल जो है यूसीसी, क्या है यूसीसी? जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में हर सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में इस बार 72 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्या प्रस्तुत की। शिकायतों का मौका पर निराकरण किया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को तत्काल कार्यवाही हेतु भेजा गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस जन सुनवाई में अवैध कब्जे, पेयजल, बिजली कनेक्शन, तालाब अतिक्रमण और जल भराव जैसी समस्याएं सामने आई। संबंधित अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं से वार्ता कर समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम उठाए। मयूर दीक्षित ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य
हरिद्वार वासियों की समस्या का त्वरित समाधान करना है और विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी लंबित मामलों पर फौरन कार्यवाही की जाए। इस पहल से नागरिकों में प्रशासन पर भरोसा और राहत की भावना बढ़ गई है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। देखिए, आज प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी जन सुनवाई का आयोजन किया गया था, जिसमें अभी तक 72 शिकायतें दर्ज की गई हैं। और उसमें जो शिकायतें दर्ज की गई उसमें अधिकतर जो शिकायतें थी वो कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जैसे कि अवैध कब्जे को लेकर या अतिक्रमण को लेकर थी। कुछ शिकायतें पेयजल को लेकर, बिजली के कनेक्शन को लेकर थी, और कुछ शिकायतें जैसे तालाब पर अतिक्रमण है या फिर जल भराव की जहाँ दिक्कत है उसको लेकर थी। कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया है, जिसमें संबंधित विभाग के द्वारा जो अधिकारी मौजूद रहते हैं उनके द्वारा शिकायतकर्ता से वार्ता करके उनको समाधान किया गया और शिकायतकर्ता ने भी अपनी संतुष्टि व्यक्त करी है। कुछ शिकायतें ऐसी जिसमें 1 से 2 दिन लगने के समय चांसेस हैं, जहां पर मौके पर जाके जांच करनी होगी, और पुरानी शिकायतों का भी रिव्यू किया गया है। 2-3 ऐसी शिकायतें भी आई जिनमें जो 2-3 महीने पहले भी आई थी शिकायतकर्ता, तो उसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि कोई भी शिकायतकर्ता पुनः उसको ना आना पड़े जन सुनवाई में, इसलिए पहली बार में ही सभी शिकायतों का निस्तारण करें। देखिए, एक शिकायत ये आई है कि कोई फैक्ट्री है इब्राहिमपुर में, जिसमें टायर आदि के जलाने की शिकायत थी और उसमें पोल्यूशन आदि फैल रहा था, तो उसमें आरओ पीसीबी को बता दिया गया निरीक्षण करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। रानी पोखरी न्याय पंचायत के ग्राम सभा बड़कोट में दूसरी खुली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजस्व, समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित रहे, जिससे पंचायत सदस्यों में नाराजगी देखने को मिली। ग्राम पंचायत सदस्य ने बताया कि पहली बैठक का बहिष्कार भी इसी कारण किया गया था। बैठक में लंबित राजस्व मामले और पेंशन संबंधी चर्चाएं रखी गई थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों के न आने से कार्य लंबित रह गए। ग्राम प्रधान दीक्षा भट्ट ने कहा कि सभी विभागों को पहले से सूचना दे दी गई थी, लेकिन कुछ कर्मचारी और अधिकारी नहीं पहुंचे। मौजूद विभागों के माध्यम से लोगों की बिजली, पानी, सड़क और सिंचाई संबंधी समस्याओं पर सुनवाई की जा रही है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। मेरा नाम मनोज रावत है और मैं इस ग्राम सभा का एक सदस्य हूं। और पिछली बार भी ये बैठक हुई थी ग्राम पंचायत की, तो उसमें भी कोरम पूरा नहीं हुआ था और हमने उस बैठक का बहिष्कार किया था। हमने कहा था कि पहले आप विभागीय अधिकारियों को बुलाएं, कोई भी जन समस्याएं हैं हम अपनी विभागीय अधिकारियों के सामने रखेंगे, तभी तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो पिछली बार इन्होंने कहा था कि हम सभी विभागीय अधिकारियों को बुलाएंगे और ये डिसाइड हुआ था कि आज 10 तारीख को फिर से बैठक की जाएगी। लेकिन आज जो बैठक हुई फिर भी उसमें विभागीय अधिकारी नहीं है। अभी हमारा राजस्व से संबंधित सवाल है। हमारी बहुत ग्राम सभा की यहाँ पर लैंड पड़ी हुई है, बिल्कुल हाईवे से लगी हुई है, जो हमें पता है कि ये हमारी ग्राम सभा की लैंड है। और इसमें अगर हम ग्राम सभा के माध्यम से 4 दीवारी कर देते और उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करते तो कल हमारे ग्राम पंचायत की इनकम होती। लेकिन जब कोई राजस्व अधिकारी नहीं है तो कौन उसके बारे में बताएगा। दूसरा, ये पेंशन से संबंधित हमारी बहुत सारी समस्या है। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग भाई हैं जो कई बार अप्लाई कर चुके हैं पेंशन के लिए, लेकिन उनकी पेंशन ही नहीं लगती है। सदस्य हैं पंचायत के, उनका आरोप है कि कई अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। हमारे द्वारा सभी अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया था, बट कुछ समस्या होने के कारण वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब प्रस्ताव तो हमारे पास मेनली वही हैं, सिंचाई से रिलेटेड, और नहरें हैं, सड़कें हैं, बिजली पानी है, वही आई है प्रस्ताव। तो उसी के बाई गौशाला के लिए आया है, वही सब आया है। कौन कौन से विभाग के अधिकारी आज मौजूद हैं और कौन-कौन? आज यहाँ पे हमारे मनरेगा से आए हैं, जंगलात से आए हैं और जल संस्थान से आए हैं। बाकी औरों को भी हमने ज्ञापन दिया था बट वो पहुँच नहीं पाए। तो देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी के नेतृत्व में भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत 100 छात्र छात्राओं का दल सिडकुल स्थित हीरो मोटर्स पहुंचा। यह कार्यक्रम पिछले 8 वर्षों से लगातार चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य छात्रों को औद्योगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से परिचित कराना है। कार्यक्रम के दूसरे दिन छात्रों ने हीरो मोटर्स की इंडस्ट्री में जाकर मोटरसाइकिल निर्माण की पूरी प्रक्रिया को करीब से देखा और औद्योगिक क्षेत्र की कार्यप्रणाली समझी। विधायक कंडारी ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों में उद्योगों के प्रति जागरूकता और रोजगार संभावनाओं में रुचि पैदा करना है। उन्होंने कहा कि छात्र शाम को गुजरात के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां वे देश की प्रगति, विकास और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े अनुभव प्राप्त करेंगे। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। कार्यक्रम ये विगत 8 वर्षों से मैं इसको चला रहा हूँ। आज इसी स्वरूप में आज बच्चे, ये हमारा आज का दूसरा दिन है
और शाम को हम जो है गुजरात के लिए ट्रेन से निकलेंगे। आज जो है ये हीरो की जो इंडस्ट्री एरिया है, हीरो का, हीरो की इंडस्ट्री है, उसको दिखाने लाए हैं यहाँ पर किस तरीके से मोटरसाइकिल बनती है। क्यों इन्हीं बच्चों में से कोई आने वाले समय इस क्षेत्र में कोई नौकरी करेगा, आने वाले समय इसी क्षेत्र में कोई काम करेगा। तो मेरा एक मेन उद्देश्य है कि बच्चों को दुनिया दिखाना, समाज में किस तरीके से ये हरिद्वार का जो इंडस्ट्री एरिया है, जो पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत प्रसिद्ध एक स्थान है इंडस्ट्री के एरिया में। तो आज बच्चे यहाँ पर हीरो की कंपनी में यहाँ पर आए और यहाँ पर मोटरसाइकिल कैसे बनती है, क्या बनती है, उस बच्चे उसको पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर देखें। नमस्कार, मैं कक्षा 11 से आदित्य सागर। आज के इस शैक्षिक भ्रमण में हमने विधायक जी के साथ और मैं इस शैक्षिक भ्रमण पे अपने विधायक जी के साथ यहाँ कृष्णनगर से आ रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कल जो था हमारा जो शैक्षिक भ्रमण था वो ऋषिकेश में रुका और ऋषिकेश से आज हम सुबह क्या हुए हरिद्वार को पहुँचे और हरिद्वार में हमने सबसे पहले यहाँ पे चंडी देवी मंदिर जो था उसके दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। हमने ट्रॉली में गए, हम अच्छे से घूमे, अच्छे से हमने सब अपना खाना खुना खाया और फिर हम यहाँ दिन में अभी देखा हमने तो अब हम यहाँ पे हीरो होंडा कंपनी जो नामक कंपनी है उसमें शैक्षिक भ्रमण के द्वारा विनीत कंडारी जी हमें यहाँ पे लाए हैं, विधायक जी हमें यहाँ पे लाए हैं। हमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो है कि मोटर कैसे बनते हैं, मोटरसाइकिलें कैसे होती हैं, कैसे बनती हैं, यहाँ पे उनके पार्ट बनाए जाते हैं और अच्छे से हमें बताया है कि जो मंदिर है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे और 2 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजा। किसानों ने अपनी पहल मांग में कहा कि धान पोर्टल की लिमिट न बढ़ाने के कारण उनकी धान की तौल नहीं हो पा रही है। कई किसान कई दिनों से अनाज मंडियों में पड़े हैं और मजबूरन औने पौने दामों में फसल बेचने को विवश हो रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति हो रही है। किसान चाहते हैं कि धान पोर्टल की लिमिट बढ़ाकर तुरंत खोली जाए। दूसरी मांग में किसानों ने गन्ने का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने और चीनी मिलों को समय पर चलाने की अपील की। एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा ने ज्ञापन ग्रहण कर उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही। बाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट। आगे हैं। पहली मांग तो यह है धान तोल की। धान तोल बिल्कुल जीरो है। पिछले साल से आधा पोर्टल मिला हमें बाजपुर को। किसान इतने दुखी है, 2000 को आज धान खरीद रहे हैं, मंडी से ट्रालियां वापस ले जा रहे हैं। मंडी पटी पड़ी है ट्रालियों से। 10 दिन का किसान वहां पर खड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कल हमने उनका न्योरा पोता करके राइस मिल को कुछ ट्रालियां गई हैं, 2 हफ्ता पहले भी जा चुकी है, मगर वहां टोल सरकारी है, बिल्कुल सोने। सरकार नहीं चाहती धान हमारा खरीदना। और दूसरी बात यह है कि जो गन्ने का रेट है वो अभी तक सरकार ने घोषणा नहीं किया। 500 से कम हमें बिल्कुल रेट नहीं चाहिए। हमारा 400 रुपया तो खर्चा ही हो रहा है गन्ने का। जो हमारे पास लिस्ट है जो हमारा खर्चा होता है, गन्ने में बहुत खर्चा आ रहा है। इसलिए मैं गन्ने से वो मांग किसानों को हो गया है, गन्ना बिल्कुल नहीं बोएंगे, फैक्ट्री बर्बाद हो जाएंगी सब। अगर फैक्ट्रियों को जिंदा रखना है सरकार 500 रुपया रेट करे। मींग गदेरा हंसकोटी खैनौली मोटर मार्ग पर बुलेरो टैक्सी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। दुर्घटना में वाहन चालक प्रकाश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायल विक्रम सिंह को कुलसारी में प्राथमिक उपचार के बाद एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया। दूसरे घायल दर्शन सिंह को नारायण बगड़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग रेफर किया गया। राजस्व उप निरीक्षक रोशन कुमार ने बताया कि वाहन मींग गदेरा से गढ़कोट आते समय लैला छीना तोक के पास 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई। मृतक का शव पुलिस ने पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे में गढ़कोट क्षेत्र के गांवों में शोक की लहर फैल गई है। चमौली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट।
9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसे सरकार देवभूमि रजत उत्सव के रूप में मना रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि उत्तराखंड अब 25 वर्ष का युवा राज्य बन चुका है और यहाँ रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि पिछले 25 वर्षों में राज्य ने विकास की लंबी यात्रा तय की है और वर्तमान भाजपा सरकार में विकास की गति तेज हुई है। राज्य के 90% से अधिक गांवों में बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अलावा हर गांव में जल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और रसोई गैस का प्रबंध भी किया गया है। दीप्ति रावत ने कहा कि उत्तराखंड अब विकास के नए आयाम की दिशा में आगे बढ़ रहा है और राज्य के हर नागरिक को इसका लाभ मिल रहा है। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। मैं कहूँगी कि हम तो अभी बहुत युवा अवस्था में हैं, 25 वर्ष के हुए हैं उत्तराखंड, और जब 25 वर्ष का उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की क्षमता है और उसी को एक्सप्लोर करने की आज और ज़रूरत है। और 25 वर्षों में भी हमने बहुत लंबा सफ़र बहुत अच्छे से तय किया है। काफ़ी मैं कहूँगी आपसे कि बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी। आज आप लगभग 90% से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर आप रोड से आराम से वहां पहुंच सकते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धता हम सबकी है। घर में पानी नहीं आता था, दूर से कई किलोमीटर दूर से सर पे रखकर पानी लाना पड़ता था। आज घर में पानी आता है, नल में जल है, घर में आपके पास गैस का कनेक्शन है, दूर से लकड़ी नहीं लानी पड़ती। ऐसी भी बहुत व्यवस्थाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, एम्स की व्यवस्था है। आप देखिए कि हम रेंज में लगभग 5 महीने के नर हाथी के बच्चे का शव मिला। शव कुछ दिन पुराना प्रतीत हो रहा था और जंगली जानवरों द्वारा उसे कुछ नुकसान भी पहुंचाया गया था। प्रथम दृष्टया यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हाथी के बच्चे की मृत्यु किसी जंगली जानवर के साथ संघर्ष के कारण हुई है। शव का पोस्टमार्टम पशु चिकित्सकों के एक पैनल द्वारा किया गया, जबकि अन्य विभागीय कार्यवाही भी शुरू की गई है। इस दौरान एसडीओ संचिता वर्मा ने बताया कि पशु चिकित्सा अधिकारियों और अन्य विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में हाथी के बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया। प्राकृतिक कारणों या संघर्ष के कारण हुई इस मृत्यु से क्षेत्र में वन जीवय संरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता पर एक बार फिर ध्यान आकर्षित हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि आगे भी वन्य जीवों की सुरक्षा और उनका उचित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। हमको कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारी चकरपुर बीट में एक हाथी के बच्चे का शव पड़ा हुआ है। तो हमारे द्वारा उसकी जांच पड़ताल की गई और आज सुबह डॉक्टरों के पैनल के द्वारा, पशु चिकित्सा अधिकारियों के पैनल के द्वारा उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें यह पता चला कि प्रथम दृष्टया देखने पर उसकी जो उम्र है वो लगभग 5 माह की प्रतीत होती है और उसकी जो मृत्यु है संभावित है कि उसकी मृत्यु वन्य जीवों के हमले के कारण हुई है। उसके बाद पशु चिकित्सा अधिकारियों और उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हमको कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारी उत्तराखंड रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 8,260 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम पर भी प्रकाश डाला। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि उत्तराखंड में वाइब्रेंट विलेज की रूपरेखा के अनुसार सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। इस योजना से गांवों में पर्यटन संभावनाएं बढ़ रही हैं, बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, पलायन को रोकना और स्थानीय रोजगार व पर्यटन अवसरों को बढ़ावा देना है। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। देखिए, कुछ चयनित गांव जो हमारे वाइब्रेंट विलेज के रूप में उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, तो उसमें चमोली के माड़ा, नीति पिथौरागढ़ के गूंजी और कुटी
और उत्तरकाशी के हरसिंह, नेलांग और जादूंगी, ये जादुंग जो हमारे वाइब्रेंट विलेज से जिनको जोड़ा गया है, वो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाइब्रेंट विलेज की कार्य में हम लगातार निरंतर प्रगति कर रहे हैं। और वाइब्रेंट विलेज के रूप में जिस प्रकार उत्तराखंड का विकास करने की दिशा में हम नित्य नई प्रगति कर रहे हैं, इससे हमारे उत्तराखंड वासियों को भी काफी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और यहाँ वाइब्रेंट विलेज होने की वजह से हमारे उत्तराखंड में जिस प्रकार भौगोलिक परिक्षेत्र उत्तराखंड का बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसमें इस तरीके की जब चीजें आती हैं तो उत्तराखंड में एक रोजगार के अपार अवसर देखने को मिलते हैं। रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घटना रेलवे फाटक से करीब 300 मीटर दूर हुई। सूचना मिलने पर बाजपुर कोतवाली पुलिस और दोराहा चौकी इंचार्ज जगदीश चंद्र तिवारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रेलवे प्रशासन को भी घटना की सूचना दी गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों ने रेलवे फाटक पर सुरक्षा उपाय बढ़ाने और चेतावनी संकेतक लगाने की मांग उठाई। बाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।